थम्स अप स्टार्ट कर दे क्लास एवरी। Yes, everybody, audible, visible? Yes, sir. Good evening, sir. Yes, good evening. क्या हाल चाल है भाई राजेश? Sandeep, sir. कैमरा वैमरे ऑन कर लो यार, तुम लोग को देख के पढ़ाने में मजा आता है। यस, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ भाई, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, हाँ जी, सबको गुड इवनिंग है। और कैसे हो, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, बढ़िया। आप बताइए। मस्त बजे पे मस्त सर। सर। मस्त है। तो जब से लाइव सेशन हो रहा है तब से मस्त है। अच्छा, जब से लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है तब से बढ़िया। तो तुम चेहरा तो दिखा नहीं रहे हो जी, चुपके चुपके बोल रहे हो पीछे से। सब कुछ नहीं सर, चेहरा बिल्कुल दिख रहा है, देखो हाथ भी हिल रहा होगा। हाँ हाँ, अभी अभी आया भाई, अभी आया भाई, मतलब चेहरा पूरा, पीछे बैकग्राउंड भी दिख रहा है एकदम काला और नीला। रंगीन आदमी हो। नहीं सर, राजबाग की बुक रिसीव हो गई। चलिए। सब अरे आपकी मुंह माया अरे है। भाई, तुम लोग, मैं म्यूट करता हूँ, रुको। तुम लोग गाना वाना बजा रहे हो। अरे नहीं सर। चलिए, कल मैंने आप लोग को एक होमवर्क दिया था, होमवर्क बनाया आप लोगों ने, आप थम्स अप कर सकते हो यहीं से, ठीक है? चलिए, बात सुनिएगा मेरी ध्यान से। मैं आज थोड़ा सा कंसेप्ट भी बताऊंगा इस क्लास को करने के पहले, क्योंकि कंसेप्ट समझने के बाद इसको लिखने में ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है? तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक वाइट वाला ये रखा हुआ है। आज मैंने वो आपके आंसर शीट वाला पेज नहीं रखा हुआ है, कंसेप्ट समझाने के लिए रखा हुआ है। सुहेल खान कह रहे सर मेरा एक डाउट है। बिल्कुल, मैं आपका डाउट लूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कल की क्लास को मैं शुरू कर रहा हूँ। पेन कॉपी आपके साथ होनी चाहिए, हाथ में, और साथ साथ में मेरे साथ आप क्लास करते जाएंगे, ठीक है? अब मैं ना आज जो क्लास में कराने जा रहा हूं, इस पे क्वेश्चन पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है? आगे भी पूछ सकता है। बढ़िया कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। एक ना, जो क्वेश्चन मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने, ठीक है? सर एक्ट ऐप ठीक नहीं हुई क्या? नहीं, बढ़िया ना भाई, जूम में ले रहे तो बढ़िया ना, मैं भी तुमको देख पा रहा हूं, तुम भी मेरे को देख पा रहे हो। तुम लैपटॉप में भी चला सकते हो, मोबाइल पे भी चला सकते हो, जिस पे चाहे उस पे, ठीक है? चलिए, सुनना मेरी बात को ध्यान से। अभी जो मैं तुमको कल क्वेश्चन दिया था, जिसपे मैंने 3 पार्टी को इन्वॉल्व किया था, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने उसका आंसर बखूबी अपने साइड में लिखा होगा। अगर आपने अपने साइड में लिखा है तो आपको पता चलेगा कि आज आपके आंसर जो आपने कल लिखा था और आज जो मैं लिखाऊंगा उस पर क्या कमी है। हो सकता है वो अप टू द मार्क रहे, हो सकता है आपको लगे सर मेरा वाला बेहतर है, ये भी हो सकता है कि आपको लगे नहीं सर आप वाले में ज्यादा इंप्रूवमेंट है, सर ऐसे लिखेंगे तो ज्यादा मार्क्स मिलेगा। स्क्रैच से आपको चीजें समझनी पड़ेगी, ध्यान से समझना, ठीक है? अच्छा, आज अपने को कोई दिक्कत भी नहीं, अपना सेशन एंड भी नहीं होने वाला, अपन ने लाइसेंस वर्जन इसका खरीद लिया है, ठीक है? तो बार बार कोई दिक्कत परेशानी वाली बात भी नहीं होने वाली। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। यूनिट 2, पहली बात तो हमने यूनिट 1 एक बार वापस से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। यूनिट 1 में अपने को क्या क्या करना था। यूनिट 1 में अपन ने इंटेंशन वाला पॉइंट देख लिया एक तो, ठीक है? दूसरा हमने देख लिया ऑफर, डिफाइन ऑफर, उसके रूल्स, क्योंकि अब वो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो अपन ने ज्यादा डिस्कस नहीं किया। ऑफर वर्सेस इनविटेशन टू ऑफर, जिसका कल अपन ने 2-3 क्वेश्चन देख के लिया। कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, जिसका कल अपन ने पूरा विस्तार से प्रैक्टिकल किया। और मोड्स ऑफ रिवोकेशन, ठीक है? तो मोड्स ऑफ रिवोकेशन में भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनेगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन उसमें नहीं बनेगा, इसलिए अपन ने उसको किया नहीं है, ठीक है? यूनिट 2 का हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं, कुछ क्वेश्चन नहीं किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं यूनिट 2 जो है, कंप्लीट यूनिट इंपॉर्टेंट है। इस पे आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। इसके किसी भी पॉइंट में इंस्टीट्यूट आजकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहा है, इसके किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी टॉपिक में इंस्टीट्यूट डायरेक्ट क्वेश्चन में बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कभी 5 मार्क्स का दे दिया, कभी 7 मार्क्स का दे दिया, अभी दिखा भी दूंगा, ये दे दिया। या तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में क्या क्या, जैसे अपन ने पढ़ा था टाइम बार डेब्ट,
उस पे 2 मार्क्स का वो बना दिया। नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वो क्वेश्चन बना सकते हैं, चैरिटी वाले पॉइंट में वो क्वेश्चन बना सकते हैं। तो या तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे पूरा, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, या तो 7 मार्क्स या तो 5 मार्क्स। नहीं तो इंस्टीट्यूट क्या करेगा, उन एक्सेप्शन में किसी भी एक क्वेश्चन में प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना देगा, किसी भी एक पॉइंट में। या इंस्टीट्यूट ने 2 अटेम्प्ट पहले एक कंसेप्ट सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई थर्ड पार्टी जो है वो स्यू नहीं कर सकता, ठीक है। उसके कुछ 7 एक्सेप्शन है कि कब थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकता है, उसके एक पॉइंट में इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन बना दिया। या इंस्टीट्यूट सीधा आपको बोल देगा डिफाइंड कंसीडरेशन और उसके इसेंशियल बताओ, या उनमें से किसी एक इसेंशियल में वो क्वेश्चन पूछ ले। इसमें आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते। लेकिन जहां जहां भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं और जो इंस्टीट्यूट पहले पूछ रखा है, तो किस प्रकार के क्वेश्चन इंस्टीट्यूट आगे पूछ सकता है, अब तक पूछा नहीं है। ऑलरेडी जो पूछ रखा है दोबारा पूछेगा तो किस प्रकार से पूछेगा और कैसे लिखना है, वो सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन यहां पे कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब मेरी बात को समझिएगा। सर अभी स्टार्ट हुआ है ना, मिस तो नहीं हुआ कुछ? बिल्कुल ईशु गुप्ता जी, कुछ भी मिस नहीं हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। इस यूनिट के अंदर जो मैंने आपको कल प्रैक्टिकल केस स्टडी बोला था, होमवर्क दिया था, उम्मीद कर रहा हूं आपने लिखा था, उसके मैं शॉर्ट में कंसेप्ट बताऊंगा। 2 कंसेप्ट को मिक्स करके इंस्टीट्यूट ने एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन बनाया था, जो आज हम इसी क्लास पे करेंगे। ध्यान से सुनिएगा। एक तो है कंसेप्ट का नाम सेक्शन 2D। सेक्शन 2D के अंदर डेफिनेशन दिया हुआ है कंसीडरेशन का। डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, एक तो ये हो गया। इसके अलावा एक कंसेप्ट है, इसको मैं थोड़ा अलग कलर से लिखता हूं, सूट बाय थर्ड पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इस कंसेप्ट को अपन बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैं पूरा कंसेप्ट डीप में तो नहीं समझाऊंगा, लेकिन जितना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना जरूर मैं आपको समझा दूंगा। ध्यान से समझ के लीजिएगा इस बात को। अब ये वाला जो डेफिनेशन है जो कि बात करता है सेक्शन 2D में, ये अपने को क्या बोलता है, ध्यान से समझिएगा इसको। एक सेकेंड, ठीक है। अब कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न टू ईच अदर, ठीक। यहां पे कंसेप्ट ये बोलता है कि भाई दोनों पार्टी को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो मैं अगर यहां पे ले लेता हूं, यहां पे अर्जुन छाबड़ा ट्यूटोरियल है, यहां पे स्टूडेंट्स है, ठीक है, और मैं कहता हूं यहां पे स्टूडेंट्स के आदरणीय पेरेंट्स हैं। अब मैंने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुमको राइटिंग प्रैक्टिस करवा दूंगा। क्या तुमको मेरी तरफ से एजुकेशनल सर्विस मिल रही है? आंसर इज यस। आपने प्रॉमिस किया सर इसके बदले हम आपको क्या दे देंगे, फीस दे देंगे, बराबर। तो मेरे केस में मैं प्रॉमिसर किस कैपेसिटी में हूं? मेरी प्रॉमिसर की कैपेसिटी है आपको एजुकेशनल सर्विस देने की। और जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तो मैं प्रॉमिसर हूं, आप प्रॉमिसी हो। लेकिन जब आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हम फीस दे देंगे, तो आप प्रॉमिसर हो, मैं प्रॉमिसी हूं। यस एवरीबॉडी, हेलो। पॉइंट ये है कि क्या आप मेरे को एक्चुअल में पैसे दे रहे हैं? हाँ, कुछ बच्चों ने खुद से पैसे दिए होंगे, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं, आपने दिया होगा, खुद कोई जॉब करता होगा, पॉसिबल है कि आप दिए होंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों के केस में ये पैसा आपकी तरफ से नहीं आया, ये पैसा आया पेरेंट्स की तरफ से। बिल्कुल करेक्ट बात है, करेक्ट बात है, ठीक। तो सेक्शन 2D अपने को क्या बोलता है, आपको पता है क्या? कि जरूरी नहीं है कि कंसीडरेशन प्रॉमिसी के द्वारा ही आए, क्योंकि यहां पे मैं प्रॉमिसर था, आप प्रॉमिसी थे। तो यहां पे जब मैं प्रॉमिसर था, ठीक है, आप यहां पे प्रॉमिसी थे, तो बात यह है कि जरूरी नहीं है कि भाई आपके तरफ से ही कंसीडरेशन आए। सेक्शन 2D जिस पे डेफिनेशन दी हुई है कंसीडरेशन की, वो कहता है अदर पर्सन भी अपने को कंसीडरेशन दे सकता है। तो जब ये वाला बंदा प्रॉमिसर को कंसीडरेशन देगा तो माना जाएगा कि ये बंदा, ये जो स्टूडेंट है, इसने सफिशिएंट कंसीडरेशन दे दिया अपने टीचर को, इसने सफिशिएंट कंसीडरेशन दे दिया। जबकि सफिशिएंट कंसीडरेशन इसने नहीं दिया,
इसके बदले इनने दिया, तो भले उनने दिया माना जाएगा, स्टूडेंट ने दे दिया, अब मान लेना ऐसा। बिल्कुल करेक्ट बात है। एक ये कंसेप्ट हो गया। श्रेया जी आराम से बैठिए, सो जाएंगे आप नहीं तो। कंसेप्ट समझिए बेटा ध्यान से, ठीक है। आप चाहे तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे लिख रहा हूं। कंसेप्ट समझ भी लेंगे और दिमाग में रजिस्टर भी हो जाएगा। नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मेन तो लिखना है अपने को। लिखेंगे तो सारी चीजें वैसे ही दिमाग में आ जाएगी, ठीक है। एक ये बात हो गई। अब इसके अलावा एक कंसेप्ट ये है, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से इस बात को समझिएगा। अब ये क्या बोलता है, किसी को लिखना है अगर ये, तो आप लिख लिए होंगे मेरे ख्याल से। हटा दो इसको, हटा दो इसको, ठीक है। सुनिएगा, अब आता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसको अपन सूट बाय थर्ड पार्टी भी बोलते हैं। सूट बाय थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके बोलता हूं। वैसे तो इसको डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, सरल भाषा में इसको बोलते हैं सूट बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए भल्ला जी हैं हमारे साथ, ठीक है, और साथ में हमारे हैं रश्मि जी भी है, बहुत बड़ा हेडफोन लगा के बैठी हुई हैं एकदम रैपर जैसे, ठीक है। और एक समझ लीजिए यहां पे मैं हूं, ठीक है। अब मान लीजिए कि भाई रश्मि जी और भल्ला जी ने एक समय में कभी लोन एग्रीमेंट इंटर किया होगा, ठीक है, कभी लोन एग्रीमेंट इंटर किया होगा। अब इस पे मैं कह लेता हूं भाई ये जो भल्ला जी हैं ये डेटर हैं और ये जो रश्मि जी हैं ये क्रेडिटर हैं। सर कितना रुपए दिया होगा इनने? 1 लाख रुपीस दिया होगा। 1 लाख रुपए का लोन एग्रीमेंट, जिसमें पैसा देने वाले रश्मि जी हैं, भल्ला जी जो डेटर हैं ये पैसे लेने वाले हैं, ठीक है सर, यहां तक समझ गया। अब भल्ला जी को ड्यू डेट में पैसे तो देने पड़ेंगे क्योंकि वो डेटर है, लेकिन भल्ला जी के पास कोई पैसे अभी हार्ड कैश नहीं है। उनके पास संपत्ति है, उनके पास गोल्ड है, उनके पास प्रॉपर्टी है, लेकिन उनके पास हार्ड कैश नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो भल्ला जी हैं, ये जो डेटर हैं, ये क्या कर रहे हैं, अपनी एक इमूवेबल प्रॉपर्टी को अर्जुन को सोल्ड आउट कर रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी की भी कीमत मान लीजिए कहते हैं 1 लाख रुपए। अब ऐसा है कि दो चीज यहां पे पिक्चर पे आ गई, दो एग्रीमेंट, एक तो इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकने का एग्रीमेंट और एक लोन एग्रीमेंट, दो पिक्चर में आ गया। और पार्टी अपनी 3-3 है। ध्यान से समझना आगे क्या होने वाला है। अब आगे क्या होगा इसको समझने के लिए थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। भल्ला जी रिक्वेस्ट करती है अर्जुन जी को कि अर्जुन जी आप जो इस इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए 1 लाख रुपए मुझे देंगे, वो मुझे ना देते हुए आप रश्मि जी को दे दीजिएगा ये 1 लाख रुपए, क्योंकि रश्मि जी को ऑलरेडी मेरे को देना ही है 1 लाख रुपए, तो मुझे ना दे के आप उनको दे देना। अब आप देखेंगे दो एग्रीमेंट, एक तो है भल्ला जी और अर्जुन जी के बीच में, दूसरा एग्रीमेंट है भल्ला जी और रश्मि जी के बीच में। दोनों ही जगह ये मोहतरमा जो है ये कॉमन है, ठीक है। अब कल को मैं भल्ला जी से प्रॉपर्टी ले लिया, ओनरशिप भी ले लिया, पोजीशन भी ले लिया, अब मैं असमर्थ हूं, मैं खुद ही असमर्थ हूं, मैं अर्जुन रश्मि जी को पैसे नहीं दे पा रहा हूं। प्रश्न ये आता है क्या रश्मि जी मुझे केस कर सकती है क्या, मेरे खिलाफ सूट फाइल कर सकती है क्या? आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं कर सकती। क्योंकि भैया रश्मि जी और मेरा तो कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, हमारे बीच में तो कोई वादे और कस्में वादे तो हुए नहीं। रश्मि जी भल्ला जी के खिलाफ क्लेम कर सकती है और भल्ला जी मुझे क्लेम कर सकती है कि भैया पैसे दो, बट रश्मि जी डायरेक्ट मेरे पास नहीं आ सकती। इवन दो भल्ला जी और अर्जुन जी के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था वो रश्मि के बेनिफिट के लिए था। हेलो, वो रश्मि के बेनिफिट के लिए था, फिर भी रश्मि जी अर्जुन के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि भल्ला जी और अर्जुन जी के बीच में रश्मि जी थर्ड पार्टी हैं। तो सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अलाउड एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एवरीबॉडी आर यू विथ मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स? क्या ये बात आपको समझ में आ गई एवरीबॉडी? ठीक है। अब इनके ना कुछ एक्सेप्शन है, इनके कुछ एक्सेप्शंस है। अब इनके कुछ एक्सेप्शंस में जहां तक 7 एक्सेप्शन है, 7 एक्सेप्शंस, उन 7 एक्सेप्शंस में वन ऑफ द एक्सेप्शन है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। क्या है सर? बिल्कुल बता के लूंगा, ठीक है। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। अब एक्सेप्शन का मतलब क्या, मैं क्या यहां पे लिख सकता हूं एक्सेप्शन का मतलब? जस्ट अ मोमेंट, एक ही सेकेंड। वेयर
थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो स्यू। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं भाई? एक्सेप्शन का मतलब पहले अपन तो कंसेप्ट के हिसाब से पढ़े कि भैया सूड बाय थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉट अलाउड एज पर डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डॉक्ट्राइन का मतलब होता है कंसेप्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है वही आपस में एक दूसरे को केस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो एक्सेप्शन का मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि भाई इवन दो देयर इज अ थर्ड पार्टी, इन 7 केसेस के अंदर, 7 केसेस के अंदर भले ही थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी भी पार्टी को केस कर सकता है, भले वो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यस और नो एवरीबॉडी? हेलो। अब ये जो बात है सर, ये क्या है सर? कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। सर ये इसका मतलब क्या है सर? कोवेनेंट का मतलब क्या है? कोवेनेंट का मतलब होता है एक रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज। रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब क्या होता है सर? रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज का मतलब होता है मेरे बच्चे, ऐसा काम आपके एग्रीमेंट में, एक ऐसा कोवेनेंट है, एक ऐसा क्लॉज डाला है, और सरल भाषा में बोलूं एक ऐसा पॉइंट डाला है जहां पे एक पार्टी दूसरी पार्टी को कुछ करने से रोक रहा है, रिस्ट्रिक्शन है। उसको एकदम टर्मिनोलॉजी में बोल देते हैं कोवेनेंट, और प्यार से बोल देते हैं रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, और प्यार से आप बोल देते हो पॉइंट। बराबर है क्या? और ये पॉइंट तभी आता है जब आप कोई लैंड की बात कर रहे हैं, तो कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, यानी कि अगर आपने कोई लैंड खरीदी बिक्री की है और खरीदी बिक्री करने के लिए आपने कुछ एग्रीमेंट किया था, तो उस एग्रीमेंट में कोई रिस्ट्रिक्शन चल रही है, तो वो रिस्ट्रिक्शन को कोई तीसरा पार्टी भी इन्फोर्स कर सकता है जो पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है वो भी। समझ में आई बात? अब इस कंसेप्ट को बेटा, ये वाले कंसेप्ट को जो मैंने बढ़ाया कोवेनेंट वाले को, इसको, और ये वाले कंसेप्ट को जो थर्ड पार्टी से भी कंसीडरेशन आ सकता है, ये दोनों को मर्ज करके मैं कंसेप्ट बताऊंगा, और कल जो आंसर किया था उसका पूरा स्टोरी क्रिएट करूंगा, पूरा कंसेप्ट बताने के बाद आपको आंसर लिखाऊंगा, तो ऐसे जहन में बैठ जानी सारी चीजें। ध्यान से समझ के लीजिएगा इस बात को, ठीक है? समझना। अब ये मैंने आपको एक छोटा सा नमूना बताया कि भाई कुछ रिस्ट्रिक्शन लैंड के साथ चलती रहेगी तो उसको थर्ड पार्टी भी इन्फोर्स कर सकता है। अब जितना कंसेप्ट मैंने बताया है उसके बेसिस में मैं तुमको एक केस स्टडी देता हूं, और वो केस स्टडी करने के बाद अपन आगे बढ़ेंगे लिखने के लिए। ठीक है? क्या आप मेरे साथ हो सारे के सारे? ठीक है, चलिए अब मैं आगे आपको एक कहानी बताता हूं। कहानी कुछ इस प्रकार की है मेरे बच्चे, ध्यान से सुन के लेना। इसमें लगभग तुम्हारा एक मेजर रूट कवर हो जाएगा कंसीडरेशन के चैप्टर का। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक है यहां पे भाई साहब सोहन लाल, ठीक है, और एक है भाई साहब यहां पे मोहन लाल। ठीक है, अब सोहन लाल ने क्या किया, मोहन लाल को कुछ लैंड सेल किया। अब लैंड कौन सा लैंड? वही 10 एकड़ वाला कल अपना। ठीक है, तो 10 के 10 एकड़ बेचा नहीं, एक्चुअल में बेचा कितना? 9 एकड़, और 1 एकड़ का जो था तो सिर्फ पोजीशन ही दिया था। अगर आपको पता होगा, याद होगा कल वाले एग्जांपल में, 1 एकड़ का तो सिर्फ क्या था, इसका तो पोजीशन भी था प्लस ओनरशिप भी थी, और इसका जो था सिर्फ और सिर्फ पोजीशन था, क्योंकि वो क्या हो रहा था, बीच में आ जा रहा था, एकदम कोने वाला लैंड था वो, कल आपको एग्जांपल याद होगा। ठीक है, तो साथ में पोजीशन दे दिया। अब ऐसा हुआ 1 एकड़ सिर्फ पोजीशन में था। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब क्या हुआ था, जब ये एग्रीमेंट हुआ, लैंड बेचने का जब एग्रीमेंट हुआ, तो यहां पे सोहन लाल जी ने एक कोवेनेंट लगाया। एक कोवेनेंट लगाया, बोले भाई मोहन लाल जी आप एक बात समझिए, मैं आपको ये जो 1 एकड़ का पोजीशन दे रहा हूं ना, इस पे एक कोवेनेंट है, इस पे एक कोवेनेंट है। कोवेनेंट का मतलब क्या भैया? एक रिस्ट्रिक्शन है कि भाई ये 1 एकड़ में आप भले इसके पोजीशन तो आ गए, आपके अंदर ओनरशिप तो है नहीं, इस पे आपको कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, नो कंस्ट्रक्शन। ठीक है जी, ये कोवेनेंट चल रहा था। अब ये जो सोहन लाल और मोहन लाल के बीच में एग्रीमेंट हुआ, ये मान लीजिए हुआ 1 अप्रैल 2022 को। इसको हमने नाम दे दिया कौन सा भैया? ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है, लैंड से रिलेटेड, इमूवेबल लैंड। ठीक है जी, इससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये जो कोवेनेंट था, ये कोवेनेंट क्या था कि 1 एकड़ में कोई कंस्ट्रक्शन क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई सोहन लाल के पास एक लड़का है छोटे लाल,
छोटे लाल अभी छोटे हैं, ये कल को 18 साल के हो जाएंगे और 18 साल के जैसी हो जाएंगे या और मोर हो जाएंगे, अबव हो जाएंगे, तो फिर ये 1 एकड़ के लैंड को अपने लिए यूज करेंगे, अपने बेनिफिट के लिए यूज करेंगे, उस पर कोई काम धंधा करे, लीज में दे दे, रेंट पे दे दे, ये उनकी मर्जी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई थी, छोटे लाल के लिए लगाई हुई थी। तो सोहन लाल ने मोहन लाल को लैंड बेचा इसी शर्त में कि भैया मोहन जी, आपको अगर लैंड लेना है तो ये शर्त आपको माननी पड़ेगी। अब क्या हुआ, इस शर्त के लिए मोहन लाल ने एक प्रॉमिस किया छोटे लाल को। मोहन लाल ने एक प्रॉमिस किया छोटे लाल को कि छोटे लाल, आपके पिताजी के जो कंडीशन लगाई है कि भैया मेरे को 1 एकड़ में कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, मैं मोहन लाल आपको वादा करता हूं इस बात का कि मैं उस 1 एकड़ में कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा। यस एवरीबॉडी, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब बात क्या आती, ध्यान से समझिएगा। यहां पे ये व्यक्ति क्या हो गया, प्रॉमिसर। यहां पे ये व्यक्ति क्या हो गया, प्रॉमिसी। ये तो हो गया लैंड के रिलेटेड जो एग्रीमेंट था वो। अब बात आती प्रॉमिस डीड की, तो डीड का मतलब एग्रीमेंट ही है। यहां पे मोहन लाल जी हो गए प्रॉमिसर और छोटे लाल जी हो गए प्रॉमिसी। तो ये दो हो गए, दो एग्रीमेंट हो गए। एक आप बोल लो प्रॉमिस डीड बोल लो और एक आप बोल लो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला। यहां तक की बातें आपको समझ में आ गई है तो बताइएगा मुझे, यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोग को? ठीक है। अब क्या हुआ, ये प्रॉमिस क्यों किया गया? क्योंकि जो मेन एग्रीमेंट था जिसके लिए लैंड के लिए हो रहा था उस पे एक कंडीशन थी, रिस्ट्रिक्शन थी, तो वादा किया भाई इसके लिए हो जाएगा। अब बात क्या हुई, ये तो था भैया 1 अप्रैल 2022 का एग्रीमेंट, बराबर। अब क्या हुआ, मैं कहता हूं कि अब डेट आ गई, मान लीजिए 30 सितंबर 2022। सोहन लाल जी चल बसे। अब सोहन लाल चल बसे तो मोहन लाल के दिमाग में मालाफाइड इंटेंशन आ गया। कैसा मालाफाइड इंटेंशन? बोले चलो भैया, जिस पिताजी ने ये जो सोहन लाल ने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी ये तो अल्लाह को प्यारा हो गया, ये तो लॉर्ड के पास चले गए। अब एक काम करते, मोहन लाल के दिमाग में आ गया मालाफाइड इंटेंशन, गंदे इंटेंशन, अब इसकी मंशा बुरी हो गई। अब इनने क्या किया, जो 1 एकड़ में बोला था कि भैया कंस्ट्रक्शन मत करना, यहां पे कोवेनेंट चल रहा था, यहां पे ये नालायक बंदे ने क्या करना शुरू कर दिया, कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दिया। अब स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ किसको आएगी? स्वाभाविक सी बात है, तकलीफ किसको आएगी? छोटे लाल को आएगी, क्योंकि भैया सोहन लाल तो चले गए। अब छोटे लाल जा रहे हैं, छोटे लाल जा रहे हैं और इस कंस्ट्रक्शन के बीच में ऑब्जेक्शन कर रहे हैं। और ऑब्जेक्शन किस बेसिस पे करेंगे? ऑब्जेक्शन इस प्रॉमिस डीड के बेसिस पे करेंगे कि देखो अंकल, आपने बोला था कि आप कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे, बोले आप तो गलत कर रहे हो, अब आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब जो मोहन लाल है, ये भाई साहब जो हैं, अब ये बच्चे को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी छोटे लाल भी 18 साल के हो गए हैं, आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। अब ये भाई साहब का कहना है मोहन लाल का, बोले पहली बात तो तू मेरे को ये बता, पहली बात, हर एग्रीमेंट में कोई कंसीडरेशन होना चाहिए टू ईच अदर, तब जाके वो एग्रीमेंट वैलिड होता है। यहां पे बेटा मैंने तेरे को प्रॉमिस किया कि मैं तेरे को वादा करता हूं कि भैया इसमें मैं कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा, तू यहां पे प्रॉमिस ही था, तो मैं जो वादा कर रहा हूं उसके बदले तू मेरे को क्या दे रहा है? तूने कुछ दिया मेरे को, बराबर है क्या? तो फिर छोटे लाल कह रहा है मेरे पिताजी ने आपको दिया था ना, बोले पिताजी का तेल लेने के लिए, पिताजी ने तो जहां यहां पे मेरे को जो दिया उसके बदले मैंने उनको पैसे दे दिए, तो मैंने पैसे दे दिए, पिताजी ने जमीन दे दी, समथिंग इन रिटर्न टू ईच अदर हो गया, हमारा वाला वैलिड था। तेरे और मेरे बीच में जो प्रॉमिस हुआ ये किधर से वैलिड हो जाएगा? मैंने तेरे को बस प्रॉमिस किया, तूने मेरे को थोड़ी कुछ दिया, बराबर है? क्या ये दलील समझ में आई आपको? क्या ये दलील समझ में आई? अब यहां पे ये तो एक मुद्दा हुआ। अब डेफिनेटली आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, नहीं सर सेक्शन 2D सर, कंसीडरेशन आपने बताया थर्ड पार्टी से भी आ सकता है, तो यहां पे भले फर्स्ट पार्टी मोहन लाल थे,
सेकंड पार्टी यहाँ पे सर छोटे लाल थे, ये दोनों पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट थे। लेकिन सर जैसे आपके और हमारे बीच में पेरेंट्स ने फी पे की सर, वैसे ही सर सोहन लाल यहाँ पे थर्ड पार्टी था। बिल्कुल बराबर है क्या? तुम लोग की बात यही चल रही है क्या दिमाग में? तुम्हारे दिमाग में यही चल रही है क्या सर? सर सोहन लाल ने जो जमीन दिया वो कंडीशन लगाया, तो सोहन लाल ने अपने बच्चे के लिए सफिशिएंट कंसीडरेशन दे दिया सर, तो ये भी एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है, हाँ कि ना? अब यहां पे ही क्या हुआ, सो मोहन लाल ने दूसरा दिमाग लगाया। दूसरा दिमाग लगाया, कैसे दूसरा दिमाग लगाया देखना, उसका दिमाग सुनना तुम, उसके बाद आंसर लिखाऊंगा तब मजा आएगा तुमको। बोले बेटा देख, अदर पर्सन तब होता जब एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब लोग इन्वॉल्व होते। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ध्यान से समझ के लीजिएगा, थोड़ा सा बारीक पॉइंट समझा रहा हूं, लेकिन ध्यान से सुन के लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा दूसरा पेज में ले आता हूं, थोड़ा सा फ्रेश पेज में ले आता हूं, समझिएगा इस बात को। अब जैसे कि ये वाला एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसपे अपन ने एजुकेशन कॉन्ट्रैक्ट किया, एजुकेशन एग्रीमेंट बोल लो इसको, ठीक है? तो भैया मैं प्रॉमिसर था, आप प्रॉमिसी थे, इसी में पिक्चर में अदर पर्सन आ गया था यहीं पे कि सर हमारे बच्चे को एडमिशन कराना है, पैसे हम दे देंगे, बच्चे को आप करवा देना सर। क्या तुमको नहीं लगता इसी एजुकेशन एग्रीमेंट में तीन पार्टी हो गई थी? एक तो प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और अदर पर्सन में पेरेंट्स आ गए थे, हाँ कि ना? बोलो 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 बोलो, एक ही था ये? अरे बोलो ना जी, कैसे कर रहे हो जी? एक ही था कि नहीं था? था कि नहीं था? अब तुम देखोगे यहां वाले मोहन सोहन और छोटे में दो चीज है, एक लैंड वाला है और दूसरा प्रॉमिसरी डीड है। तुमको ये समझ में आ रहा है क्या? यहां पे दो है, तुमको समझ में आ रहा है क्या? हेलो एवरीबॉडी, एक तो लैंड वाला हो गया जो किसके किसके बीच में था, सोहन लाल और मोहन लाल के बीच में। दूसरा वाला प्रॉमिस किसके बीच में था, मोहन लाल और छोटे लाल के बीच में। समझ में आ रहा है क्या तुम लोग को? तुम लोग को समझ में आ रहा है क्या सब कुछ बराबर? तो यहां पे मोहन लाल का कहना क्या है पता है क्या? ये दोनों इंडिपेंडेंट है भाई, इंडिपेंडेंट है ये अलग है और ये अलग है, ये दोनों अलग अलग हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे तो भैया कंसीडरेशन बराबर था। ये वाले में तेरे पापा को कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या? यहां पे तेरे पापा थे क्या? यहां पे तो मैं और तू बस था, हाँ कि ना बोलो, बोलो हाँ कि ना बोलो, बराबर? अगर ऐसा होता कि मेन एग्रीमेंट के अंदर वहीं पे लिखा होता कि भैया सोहन लाल मोहन लाल को जमीन दे रहे हैं, इस कंडीशन में दे रहे हैं कि इस एग्रीमेंट में मोहन लाल जी वादा कर रहे हैं कि वो 1 एकड़ को नहीं करेंगे, और ये वादा छोटे लाल के फेवर में, और तीनों का साइन हो जाता, तो एक ही के अंदर पूरा काम हो गया रहता, हाँ कि ना? पहले वाले में तो भैया सिर्फ तेरे पापा हैं और मैं हूं, दूसरे वाले में मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं, तू मेरे को कुछ दे नहीं रहा है, तो भैया ये वाला अलग है। जो तू बोल रहा है ना पापा ने दे दिया, तो पापा का तो रोल ही नहीं इधर, और ये वाला ये वैलिड ही नहीं माना जाएगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। अब यहां पे जलवा बिखेरता है कौन? अब कोई जलवा तो बिखेरेगा ना, छोटे लाल जलवा बिखेरेगा। अब छोटे लाल जब जलवा बिखेरेगा तो छोटे लाल ने क्या बोला पता है? अब छोटे लाल का वकील जलवा बिखेर रहा है। छोटे लाल कहां से जलवा बिखेरेगा? वकील साहब ने कहा, बोले मोहन लाल एक बात बताइए, आपने ये प्रॉमिस डीड काहे के लिए बनाई थी? काहे काहे आप ही उत्तर दीजिए, काहे के लिए बनाई थी ये प्रॉमिस डीड? बोले वो मेन एग्रीमेंट में लिखा था कि तुम ऐसे वादा करोगे तो ही तुमको ये जमीन मिलेगी। बोले वापस बोलो क्या बोला था? बोले मेन एग्रीमेंट में लैंड वाले में लिखा था कि ऐसा वादा करोगे तो ही जमीन मिलेगा। अच्छा, मेन एग्रीमेंट में शर्त लिखी थी उसकी वजह से प्रॉमिस किए थे ना? बोले हाँ। तो बोले जब मेन एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए दूसरा वाला एग्रीमेंट बनाया गया, यानी कि दूसरे वाले एग्रीमेंट के बिना पहला वाला कंप्लीट ही नहीं हो सकता था, तो भाई साहब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं, दूसरा पहले के बिना कंप्लीट नहीं। हेलो हेलो एवरीबॉडी, समझ में आ रही बात? तो आप इसको तो अलग अलग नहीं कर सकते, आपको पहले को कंप्लीट करने के लिए दूसरा बनाना पड़ेगा, बिना दूसरा बनाए पहला कंप्लीट ही नहीं होगा। तो आप इसको अलग अलग ना बोल के इसको वन ट्रांजैक्शन मानोगे भैया,
और जब अपन इसको वन ट्रांजैक्शन मान रहे हैं तो भैया पिताजी ने जो जमीन दी है वो सफिशिएंट कंसीडरेशन है छोटे लाल के लिए। तुम ये नहीं बोल सकते तुमने क्या दिया, हमने तो बोला था हम नहीं करेंगे। यानी कि छोटे लाल तुमको रोक सकता है और तुमको कंस्ट्रक्शन बंद करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात? एवरीबॉडी पूरा दिमाग में घुस गया है, पूरा दिमाग में घुस गया, ठीक है। अब इसमें आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा आप ये समझो। ये दो कंसेप्ट को मिला के उनने क्वेश्चन बनाया और यही क्वेश्चन बनाया सोहन लाल और मोहन लाल वाला। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? आपको यहां पे दो प्रोविजन लिखने पड़ेंगे। एक तो सेक्शन 2D का डेफिनेशन जिसपे ये बात लिखी हुई कि भैया अदर पर्सन से भी कंसिडरेशन आ सकता है, पहली चीज। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड। कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड का मतलब क्या है मैं बताता हूं, प्रोविजन क्या है, ध्यान से सुनना। अच्छा, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड जो है, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड जो है वो एक्सेप्शन है। किसका एक्सेप्शन है? कि थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। हेलो, वो उसी का एक्सेप्शन है ना, थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये देखो, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका? जहां पे थर्ड पार्टी भी केस कर सकती है। और यहां पे थर्ड पार्टी कौन है? छोटे लाल। थर्ड पार्टी कौन है यहां पे? छोटे लाल। एवरीबॉडी तो ध्यान से समझना, देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, पर्सन हु परचेज लैंड विथ नोटिस। कौन पर्सन ने परचेज किया था लैंड? मोहन लाल ने। उसको नोटिस दिया गया था ओनर ऑफ लैंड के द्वारा। कौन ओनर था? सोहन लाल। बिल्कुल, क्योंकि सोहन लाल बेचने वाला था। इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज। क्या ड्यूटीज थी? 1 एकड़ में तेरे को कंस्ट्रक्शन नहीं करना है। तो वो जो कोवेनेंट है, वो जो रिस्ट्रिक्शन है, मे बी इन्फोर्स बाय सक्सेसर ऑफ द सेलर। यहां पे सक्सेसर कौन है? एवरीबॉडी आर यू विथ मी? क्या आपको मेरी भावनाएं समझ में आ गई सबको? क्या आपको मेरी भावनाएं समझ में आ गई सबको? मैं उम्मीद करता हूं आपको एक कंसेप्ट ऑलरेडी पता था, लेकिन मैंने शॉर्ट में इसलिए समझाया कि एक बार आपको पूरा जहन में बैठ जाए और अब आप लिखोगे तो आपको मजा आएगा। अब ये सेम क्वेश्चन देखो, इस पे पूछा हुआ है। ये देखो जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ना स्टोरी बना के, सेम क्वेश्चन लिखा है। May 19 में इंस्टीट्यूट ने इसको 4 मार्क्स का पूछा है। समझ में आई क्या बात? ठीक है, चलिए अब इसको लिखना शुरू करिए। मैं आपको बताता हूं इसको पेश कैसे करना है। कंसेप्ट समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया, पेश कैसे करना है अब इसको भी ये समझ के लीजिए। फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए, इंडेंशन खींच लीजिए। मैं फटाफट आपको आंसर लिखा देता हूं बहुत लूसिड लैंग्वेज में, बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में। ठीक है एवरीबॉडी, जस्ट अ मोमेंट। चलिए लिखिएगा, पॉइंट वाइज डालना है अपने को। पहला पॉइंट लिखिएगा इस पे, फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इंडेंशन खींच लीजिएगा। इसमें पॉइंट अपने को बहुत सारे लिखना है। 4 मार्क्स का आया था तो 4 मार्क्स में जितना क्वालिटी कंटेंट अपने को चाहिए उतना मैं आपको लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रॉब्लम एज आस्क्ड, प्रॉब्लम एज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, प्रॉब्लम एज आस्क्ड in the question is based on, problem as asked in the question is based on the provision of the Indian Contract Act 1872. Problem as asked in the question is based on the provisions of the Indian का I capital, contract का C capital, एक्ट का ए कैपिटल, इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 एज गिवन इन भी लिख सकते हो और एज कंटेन्ड इन भी लिख सकते हो। एज गिवन इन और एज कंटेन्ड इन सेक्शन 2D, डी स्मॉल रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि कंसिडरेशन की डेफिनेशन इस पे दी हुई है। ठीक है, डी स्मॉल रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, कंटेन्ड इन सेक्शन 2D एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कंसिडरेशन, एंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ
कंसिडरेशन। ठीक है, ठीक है एवरीबॉडी, ये पहला पॉइंट हो गया। अब इसके बाद आप दूसरा पॉइंट लिखिए। आपको पूरा डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपने मेंशन कर दिया 2D के ऊपर बेस्ड है और प्रिंसिपल इसके ऊपर बेस्ड है। अब आप लिखेंगे सेकंड पॉइंट। ठीक है, एज पर सेक्शन 2D, एज पर सेक्शन 2D, एज पर सेक्शन 2D, कॉमा, it is not necessary that, as per section 2D, it is not necessary that consideration should be, as per section 2D, comma, it is not necessary that consideration should be furnished by promisee only. It is not necessary that consideration should be furnished by promisee only. ठीक है, अब मेरे भाइयों और बहनों, अब ये जो मैंने वर्ड यूज किया आप देखना कि भाई एज पर सेक्शन 2D, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड बाय प्रोमिसी ओनली। मैं 100% बोल सकता हूं ये वर्ड फर्निश की जगह कई लोग गिवन यूज करेंगे, दैट कंसिडरेशन शुड बी गिवन बाय प्रोमिसी ओनली। तो देखो गिवन और फर्निश्ड में फर्क है, एक कीवर्ड समझ लो इसको कि फर्निश्ड, फर्निश्ड बोलने से एक भारीपना लगता है बेटा अपने को लिखने समय। ठीक है, तो इट इज नॉट नेसेसरी दैट कंसिडरेशन शुड बी फर्निश्ड, तो गिवन की जगह अपने को लिखना है फर्निश्ड बाय प्रोमिसी ओनली। ये जरूरी नहीं है कि प्रोमिसी ही कंसिडरेशन दे, थर्ड पार्टी भी दे सकता है। कौन? जैसे सोहन लाल ने दिया छोटे लाल के बिहाफ में, और यहां पे इस केस स्टडी में कौन था प्रोमिसी? छोटे लाल प्रोमिसी था, जिसने कोई कंसीडरेशन नहीं दिया था किसको? मोहन लाल को। तो एक पॉइंट तो यहां पे क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बेटा, तीसरा पॉइंट लिखेंगे, अ प्रॉमिस इज इनफोर्सिएबल, अ प्रॉमिस इज इनफोर्सिएबल, अ प्रॉमिस इज इनफोर्सिएबल if there is some consideration for it, if there is some consideration for it, a promise is enforceable if there is some consideration for it and it is immaterial, and it is immaterial, whether consideration is furnished by promisee, and it is immaterial whether consideration is furnished by promisee or any other person, or any other person. क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो? मैंने यहां पे लिखाया कि भैया प्रॉमिस इनफोर्सेबल है। किसने प्रॉमिस किया था? मोहन लाल ने प्रॉमिस किया था किसको? छोटे लाल को, कि भाई मैं 1 एकड़ को छोड़ दूंगा तेरे लिए। बेटा ये प्रॉमिस को तेरे से पूरा करवाएंगे, इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसके बदले, तेरे प्रॉमिस के बदले मैंने तुझे कुछ दिया हो चाहे मेरे पिताजी ने कुछ दिया हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो तीसरा वाला पॉइंट है यही लिखा है कि भैया जो मोहन लाल ने प्रॉमिस किया ना उसको पूरा करवाया जाएगा, इन्फोर्स करवाया जाएगा अगर कोई कंसीडरेशन है, लेकिन इससे कोई लेना देना नहीं कि वो कंसीडरेशन प्रॉमिसी खुद फर्निश कर रहा है, यानी कि छोटे लाल खुद फर्निश कर रहा है, या तो उसके पिताजी कर रहे हैं, हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात कहां लिखी हुई है? पॉइंट नंबर 4 पे लिखिएगा। इसके ऊपर एक केस लॉ है चिन्नैया वर्सेस रमैया, आपको पता ही होगा सबको, तो केस लॉ का भी मेंशन करना है बेटा। चौथा पॉइंट लिखिए, इन केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया, स्पेलिंग में बोलता हूं CHI लगेगा बेटा, NN, CHINNAYA, चिन्नैया वर्सेस, V बड़ा रहेगा, S छोटा रहेगा, फुल स्टॉप लगा दीजिएगा और लिखिएगा रमैया, RAMA, लिखना है बेटा, YYA, रमैया। ठीक है, चिन्नैया वर्सेस रमैया। ठीक है, इन केस ऑफ चिन्नैया वर्सेस रमैया, कॉमा, held that
हेल्ड डेट, कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, दैट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो भले जो प्रॉमिस डीड था उस पे थर्ड पार्टी कौन था, सोहनलाल था, वहां से भी कंसिडरेशन आ सकता है। हो गए 4 पॉइंट। हमको कोई भी डेफिनेशन पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि अपने को पूरा कंसिडरेशन की डेफिनेशन लिखें और उसमें दिखाएं कि देखो अदर पर्सन लिखा है। ये 4 पॉइंट हो गया। अब ये क्वेश्चन ऐसा है मेरे बच्चे जहां पे ना तुमको थोड़ा सा फैक्ट्स ऑफ द केस भी लिखना पड़ेगा। अब तक अपन ने लिखा नहीं था, कुछ क्वेश्चन में अपन ने नहीं लिखा था। अब ये 4 पॉइंट के बाद आपको एक हेडिंग डालनी, एक लाइन छोड़ के, इन द इंस्टेंट केस या इन द गिवन प्रॉब्लम, दोनों में से कुछ भी लिख लो। इन द इंस्टेंट केस और इन द गिवन प्रॉब्लम अपने को थोड़ा सा समझाना है। अब थोड़ा सा समझाना है, जो हमने प्रोविजन लिखा ना और फैक्ट्स ऑफ द केस को मिक्स करके थोड़ा सा समझाना है। तो आपने हेडिंग डाल दी इन द गिवन केस या तो इन द इंस्टेंट केस। ये हेडिंग डालने के बाद इस पे 2 पॉइंट आएंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखिए बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। मिस्टर सोहनलाल entered into a contract, Mr. Sohanlal entered into a contract with Mr. Mohanlal. Mr. Sohanlal entered into a contract with Mr. Mohanlal. But Mr. Chotelal, कॉमा करके लिखेगा, but Mr. Chotelal not given any consideration. But Mr. Chotelal has not given any consideration. But Mr. Chotelal has not given any consideration to Mr. Mohanlal. To Mr. Mohanlal. मैं रिपीट करूंगा। Mr. Sohanlal has entered into a contract with Mr. Mohanlal. बराबर है क्या? ठीक है। कॉमा, but Mr. Chotelal has not given any consideration to Mr. Mohanlal. But the consideration came from Mr. Sohanlal. But the consideration came from Mr. Sohanlal to Mr. Mohanlal. But the consideration came from Mr. Sohanlal to Mr. Mohanlal on behalf of Mr. Chotelal. On behalf of Mr. Chotelal. ये कीर्तन जी आप क्या लिख रहे हैं, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा भाई। ठीक तो है बेटा, तेरा दिमाग सही चल रहा है क्या? क्या लिख रहा है समझ में ही नहीं आ रहा है। 547777 गर्लफ्रेंड का नंबर भी नहीं लग रहा है तेरे ये। ठीक है, सुनना मेरी बात। पहला पॉइंट अपन वापस से रिपीट करते हैं। ठीक है, क्या लिखा अपन ने कि मिस्टर सोहनलाल इंटर किए कॉन्ट्रैक्ट में किसके साथ, मोहनलाल के साथ, लेकिन छोटेलाल ने कोई कंसीडरेशन नहीं दिया। किसको, मोहनलाल को। लेकिन कंसीडरेशन किससे आया, सोहनलाल से आया मोहनलाल को ऑन बिहाफ ऑफ छोटेलाल। ये लाल लाल क्लियर है आपको सब, ये सारे लाल क्लियर हो गए आपके दिमाग में। ठीक है। एंड सच कंसीडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी, एंड सच मतलब जो कंसीडरेशन की हमने बात की, एंड सच कंसीडरेशन इज सफिशिएंट, एंड सच कंसीडरेशन इज सफिशिएंट टू enforce the promise, and such consideration is sufficient to enforce the promise of Mr. Mohanlal, and such consideration from third party is sufficient to enforce the promise of Mr. Mohanlal to allow Mr. Chotelal to use 1 acre of land, to use 1 acre of land। आर्यन जी क्या हो गया बेटा, देख चक्कर अक्कर मत खा जाना बेटा, बहुत टेंशन में लग रहा है। ठीक है सब। अब एक बार ये लाइन जो आपने लिखी इसको पढ़ो, भले आपको लाल 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 बहुत दिखा होगा। ठीक है, आप लाल लाल हटा के सोहन मोहन और छोटे करके पढ़ लो। आप पढ़ो क्या कुछ ऐसा लिखा है जो आप खुद भी नहीं लिख सकते थे।
क्या कुछ ऐसा लिखा है जो आप खुद भी नहीं लिख सकते थे? बड़ा लूसिड लैंग्वेज में, बड़ा सिंपल लैंग्वेज में आपने फैक्ट्स को और प्रोविजन को मिक्स करके कुछ चीजें प्रोविजन के तहत लिख दी है कि भैया माना सोहन लाल और मोहन लाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, छोटे लाल ने उसमें कोई पैसे पे नहीं किए, लेकिन ठीक है, मोहन लाल को कंसीडरेशन किसने दिया? सोहन लाल ने। और ये जो सोहन लाल ने कंसीडरेशन दिया है ये एकदम सफिशिएंट है उसके वादे को पूरा करवाने के लिए। किसके वादे को? मोहन ने बोला था ना 1 एकड़ में लैंड में कोई कंस्ट्रक्ट नहीं करूंगा, तो अलाउ कर बेटा 1 एकड़ उसको। क्या समझ में आ रहा है बेटा? पहला पॉइंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लिखिए एक और फर्दर, सेकेंड पॉइंट, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़ के सेकेंड पॉइंट, ठीक है। विश्वा जी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं, हम लोग भी जानना चाहेंगे किस बात पे हंस रही विश्वा जी, हमको भी जोक जानना है। विश्वा जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। हेलो सर, हाँ जी, वो लास्ट वाली लाइन रह गई थी तो आपने स्टार्ट कर दिया तो मेरे को वो तो छूट ही गया इसलिए हंस रही थी। छूट ही गया। गुजराती हैं आप? हाँ, कहाँ से हैं? हाँ, अहमदाबाद से। अच्छा अच्छा, तो रिपीट करना है क्या लाइन को? हाँ, सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी वहां से। हाँ, तो सच कंसिडरेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी इज सफिशिएंट कंसिडरेशन, इज सफिशिएंट टू इन्फोर्स, is sufficient to enforce the promise, is sufficient to enforce the promise of Mr. Mohan Lal to allow Mr. Chote Lal to use 1 acre of land। बराबर है विश्वा जी? छूट जाने में कौन हंसता है जी? हाँ, चलिए दूसरा पॉइंट लिखिए, एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। फर्दर, further the deed of sale, the deed of sale, deed of sale यानी कि क्या? एग्रीमेंट ऑफ सेल बोल लो। further the deed of sale and promise made, further the deed of sale and promise made by Mohan Lal to Mr. Chote Lal, further the deed of sale and the promise made by Mr. Mohan Lal to Mr. Chote Lal to allow the use of 1 acre of land, to allow the use of 1 acre of land were executed simultaneously, were executed simultaneously। अब ये कीवर्ड है बेटा, जैसे फर्निश एक कीवर्ड हो गया, एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली एक कीवर्ड हो गया। एग्जीक्यूटेड का मतलब वो दोनों एक साथ बने थे। फर्दर द डीड ऑफ सेल यानी कि जो इमूवेबल प्रॉपर्टी जिससे सेल हुई है वो, और जो प्रॉमिस मोहन लाल छोटे लाल से किए हैं, ये दोनों ही साथ साथ बनी है, संग संग बनी है। एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली, एग्जीक्यूटेड का मतलब बनना, ठीक है जी, साइमल्टेनियसली। एंड देयरफॉर they should be regarded, and therefore they should be regarded as one transaction, and therefore they should be regarded as one transaction, and therefore there should be regarded as one transaction, and there was sufficient consideration for it, and there was sufficient consideration for it। अब तीसरा पॉइंट जो कि बात करता है कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड की, तीसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कोवेनेंट मैंने बेटा आपको ऑलरेडी बता दिया, कोवेनेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट, इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड, कॉमा, वेयर अ पर्सन परचेजेस लैंड विथ नोटिस। अब मेरे को बताओ यहां पे कौन पर्सन है जिसको नोटिस के साथ लैंड दिया गया था?
कौन है? मोहनलाल, बराबर। सो इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वेयर अ पर्सन परचेजेस अ लैंड विथ नोटिस that the owner of the land is bound by certain duties. क्योंकि मोहनलाल एक बार ओनर बन जाएगा तो उसकी ड्यूटी है कि भैया तुमको 1 एकड़ में लैंड कंस्ट्रक्ट में नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। सो इन केस ऑफ कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड वेयर अ पर्सन परचेजेस द लैंड, ठीक है, with notice that the owner of the land is bound by certain duties affecting the land मतलब भैया 1 एकड़ में मना किया तुमको करने के लिए तो फिर तो तुम अफेक्ट कर दोगे। affecting the land, comma, the covenant affecting the land may be enforced by the successor of the seller, ठीक है। तो अब यहां पे अपन बेटा थोड़ा सा ठहरेंगे और ठहर के अपन थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है। कौन कौन से वर्ड अपने आने चाहिए? फर्निश्ड आना चाहिए, एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली वर्ड आना चाहिए। ये वाला जो अपन ने तीसरा पॉइंट लिखा ये तो बेटा पूरा प्रोविजन था, कोवेनेंट वर्ड भी आएगा, सक्सेसर वर्ड भी आएगा। अब यहां तक अगर आप देखोगे तो सिर्फ आप बता रहे हो ये प्रॉब्लम सेक्शन 2D में है कि भैया थर्ड पार्टी से भी कंसीडरेशन आ सकता है, फैक्ट्स के साथ समझा भी दिए और बोले साथ साथ में तो भैया कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड में थर्ड पार्टी भी केस कर सकता है। तो तुम तो ये भी नहीं बोल सकते कि छोटे लाल तो थर्ड पार्टी है, ये केस नहीं कर सकता। हमने सारी चीजों को लाके एक जगह रख दिया कि ऐसा भी हो सकता है। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कंक्लूजन, ठीक है। अब आप एक लाइन छोड़ के लिखेंगे कंक्लूजन। कीर्तन जी फिर कुछ कुछ लिख रहे हैं, अभी भी अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर नहीं दिए, ठीक है। चलिए कंक्लूजन अब 2 लाइन में खत्म हो जाएगा। एक पॉइंट नंबर 1 एक लाइन, पॉइंट नंबर 2 दूसरा लाइन, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 कंक्लूजन के अंदर पॉइंट नंबर 1, इन सच अ केस third party to a contract in such a case, comma, in such a case, comma, third party to a contract in such a case, comma, third party to a contract in such a case, comma, third party to a contract can file a suit although third party has not furnished any consideration, although third party has not furnished any consideration, although third party has not furnished any consideration, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे कीर्तन भाई कितने बार सॉरी बोलेगा, मैं भी मजाक कर रहा हूं यार, तू तो दिल पे ले रहा है। सेकंड पॉइंट एक लाइन छोड़ के, सेकंड पॉइंट एक लाइन छोड़ के, हेंस फाइनल कंक्लूजन, हेंस कॉमा मिस्टर छोटेलाल, हेंस कॉमा मिस्टर छोटेलाल is entitled to file a petition, is entitled to file a petition against, is entitled to file a petition against Mr. Mohanlal to enforce the contract, to enforce the contract। अब अगर आप देखेंगे तो
तो अल्टीमेटली अपने को ये क्वेश्चन पूछा क्या था, ये 4 मार्क्स के अंदर अपने को क्या क्वेश्चन पूछा था? नाउ मिस्टर छोटेलाल wants to file a suit case against purchaser and get a suitable redress. ठीक है, अब आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन में डिसाइड करना है कि उसका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए। तो आपने बता दिया कि भैया छोटेलाल तू इंटाइटल्ड है, तू एक पिटीशन का मतलब होता है कोर्ट में जाके प्रार्थना करना और कोर्ट को बोलना कि भाई मेरी बात ये सुनिए और इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, इनने जो वादा किया था इसको पूरा कराइए, टू इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अब मेरी बात समझना, हाँ बिल्कुल मेरे को पता था ये क्वेश्चन आएगा ही, अंश का एक क्वेश्चन आ रहा है सर ये 4 मार्क्स का था, बिल्कुल बेटा ये 4 मार्क्स का था। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं आपको यही बता रहा हूं, जरूरी नहीं है, कायदे से मेरे हिसाब से इसको 6 मार्क्स का देना चाहिए था, 4 मार्क्स में इतना ज्यादा लिखना पड़ता। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, जब भी आप प्रोफेशनल एग्जाम में रहते बेटा, तो आपको ये नहीं मैटर किया जाएगा कि क्वांटिटी क्या है तुम्हारी, कितना आपको लिखना है, आपको जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको वैसा उसका आंसर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही है क्या बात? एवरीबॉडी समझ में आ रही है? अब इस पे एक चीज बेटा आपको समझना है, एक चीज आपको समझना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जहां जहां पे भी, किधर गया यार अपना वो, चलो जाने दो, लॉ राइटिंग कैप्सूल, अपना वो किधर गया यार, अपन ने जो केस स्टडी लिखे थे, चले जानो दो उसको। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे आपके कीवर्ड्स क्या क्या आपको ध्यान पे रखने जो आपको एग्जाम तक लेके जाने। अगर आपने कंक्लूजन में देखा होगा तो मैंने लिखा कि हियर मिस्टर छोटेलाल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन, समझे क्या? तो आप ये मत लिखना वहां पे हैंस मिस्टर छोटेलाल कैन फाइल अ सूट, जनरल हो गया, हेलो, हैंस मिस्टर छोटेलाल कैन फाइल अ सूट, जनरल हो गया। उसी की जगह जब आप ये लिखते हो हैंस मिस्टर छोटेलाल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने इसी आंसर को लिखा था, क्या फर्क लगा? मैं आपसे 1 on 1 बात करना चाहता हूं इस मुद्दे में। आप लोगों ने भी आंसर लिखा था, क्या फर्क आपको लगा? ठीक है, कुछ लोग रेज हैंड कर रहे हैं, मैं अनम्यूट कर देता हूं। कीर्तन जी आपको अनम्यूट कर दिया है। रियलमी नार्जो कौन है भाई? नाम सही सही बताओ जी। रियलमी नार्जो, हेलो सर। हाँ जी, नाम बताइए आपका। केशव कुमार सर, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था ना तो मोबाइल के नाम से आ गया अपने आप। ठीक है ठीक है, मोबाइल के नाम से आ गया है, ठीक है। सर आप लिखाए हैं ना तो उसमें थोड़ा लग रहा है हमारा कुछ ज्यादा ही जनरल है। जनरल है तो बताइए आप जनरल। कैसे लिखे थे, कैसा जनरल था आपका? सर इसमें मैं लिखा था शुरू में अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, हाँ हाँ, और उसके बाद डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कर दिया था। ठीक है, के बाद सेकेंड नंबर में लिखा था वन ऑफ द एक्सेप्शन ऑफ एबव रूल्स, हाँ हाँ, और उसमें लिखा था कोवेनेंट रनिंग विथ लैंड, इसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, उसके मतलब बाद फैक्ट केस हाँ, और कंक्लूजन। आसपास तो पहुंचा था मतलब, यस आसपास तो था। हाँ आसपास थे। तो आप ये समझना, आपको जो मैंने लिखाया है, ठीक है, आप ये समझिए, इस पे आपको कुछ कीवर्ड ध्यान रखने मेरे बच्चे, जो बाकी के में नहीं रहेंगे आपके में रहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए, पहले तो अपन ने बता दिया कि भाई इतना जो अपने भसड़ मचा के केस स्टडी दी है, ये भसड़ कौन से प्रोविजन में फॉल कर रही है। एक तो सेक्शन 2D में और दूसरा प्रिविटी ऑफ पे, ठीक है। दूसरा हमने ये बता दिया कि भाई सेक्शन 2D में क्लियर लिखा हुआ है तीसरे पार्टी से भी आ सकता है। चिनैया वर्सेस रमैया का केस लॉ का रेफरेंस भी दे दिया, भारीपन आ गया। अब इस पे जो वर्ड्स है, फर्निश्ड ये आना चाहिए, टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट ये आना चाहिए, इंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग छोटेलाल कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट मिस्टर मोहनलाल, इसकी जगह आपको आना चाहिए कि जब छोटेलाल इज एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटीशन टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट मोहनलाल। तो ना लॉ के भारीपन आते हैं बेटा, ये वर्ड्स में अपने को रिस्ट्रिक्टेड रहना है। गिवन ये यूज नहीं करना है, फर्निश यूज करना है, एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली ये वर्ड आपका आना चाहिए। जो जितने भी भारी भारी वर्ड है ये अपने आने चाहिए, ठीक है। एवरीबॉडी आर यू विथ मी? मतलब अलग वोकैबुलरी यूज कर ली। हाँ जी बताइए।
आप ना घर से कहिएगा ना क्वेश्चन निकालने के लिए, तो ज्यादा समझ में आता है सर। हाँ हाँ, तो मैं अभी भी जब तुमको अभी और लिखवाऊंगा, अभी मैं 1 घंटा ही हुआ है हम लोग के अपनी क्लास में, मैं 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करा रहा हूँ। मैं फिर तुमको जब 3rd यूनिट में कल मूव ऑन करेंगे तो उसके लिए पहले केस स्टडी दूंगा, तुम लिख के आना, फिर अपन लिखेंगे। ठीक है हाँ सर, से जल्दी पता चलता है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वैसे ही करूंगा जी। क्या नाम सर बताया आपका? केशव रियलमी वाले? केशव कुमार। हाँ, धन्यवाद केशव जी, बहुत अच्छा लगा आपका इनपुट। बिहारी हो? Yes, sir। हेलो, ना सर होगा सर। पहचान सर नहीं बिहारी हो क्या जी केशव जी? यस सर, बिहारी। हाँ, टोन एक नंबर है तुम्हारा। थैंक यू सर। जी, ओके सर। ठीक है, एकदम जिनरल जिनरल बोलते हो तुम, समझे क्या? बड़ा बढ़िया लगता है सुनने में। अरे यार, हम जो किए थे वो कहाँ गया जी केशव जी? हमारा वो किधर गया? क्या सर? कुछ नहीं, मिल गया। आपसे डर गया ये। हाँ, अभी सुनिएगा। सर हाँ हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, बताइए। सर मुझे यही पूछना था, जो सर आपने फैक्ट्स लिखवाए हैं, हाँ हाँ जो केस केस ऑफ फैक्ट्स, ये जैसे बहुत डिटेल लग रहा था, मैंने बहुत छोटा लिख दिया था। हाँ, बताइए, तो सुनना सर चाहूंगा मैं। जैसे अ, सर मुझे एक तो एक्चुअली ये डाउट रहता है कि जब अपन क्वेश्चन रीड करते हैं, हाँ तो जी, उसको जब अपन केस लिखते हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना रहता है, कि जो जैसे जो प्रोविजंस है, या फिर उसके रिगार्डिंग अपन चेंज कर सकते हैं देख, केस को। मैं तुझे बताता हूँ। अभी वाला जो केस था इसमें भसड़ मची हुई थी, ठीक है? हाँ तो इसलिए अपन ने प्रोविजन को और फैक्ट्स ऑफ द केस को ऐसे मिक्स किया कि प्रोविजन भी समझा दिया और फैक्ट्स ऑफ द केस भी समझा दिया। हाँ लेकिन अगर तू कल वाला क्वेश्चन देखेगा जो टाइम बार डेट वाला अपन ने करके लिया था, वहां पे अपन ने फैक्ट्स कुछ हम्म, भी नहीं लिखा था, अपन ने थोड़ा सा 2 लाइन करके उसको एक्सप्लेन करके छोड़ दिया था, क्योंकि आया ही 2 मार्क्स का था। तो हाँ मैंने ना ये स्टार्टिंग की क्लास में भी बोला है तनिष्क, जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे तेरे को आइडिया लगने लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन में किस प्रकार के अपने को फैक्ट्स और प्रोविजन लिखने हैं। अभी तो अभी शुरुआत ही है ना, अपना तो तीसरा दिन है आज, समझ रहा है? हम्म। धीरे धीरे तेरे को खुद को सर एक आइडिया आ चीज जाएगा। और थी, हाँ जी। एक चीज जैसे आपने जो लिखवाया, अगर ये 6 मार्क्स का भी आता, तो जैसे आपने बोला था कि 1.8 मार्क्स को अपन को 1 मिनट देना है, 1 पॉइंट, तो जैसे एवरेज 1 मार्क्स के लिए 1.8 मिनट्स, भाई एक सौ ये वाला अस्सी मिनट क्राइटेरिया में। तू किसी और से सुन के आया है शायद, मेरे को याद नहीं है ऐसा मैंने कभी बोला है करके। नहीं शायद सुना था मैंने सर, हाँ, लाइक सर सुना होगा जनरली कहीं। बोलते हैं ना कि 1 मार्क्स, मतलब 1 मार्क्स के लिए इतना टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना हाँ चाहिए, तो हाँ पेपर अकॉर्डिंगली होगा। तो हाँ, सर इसमें अगर देखा जाए तो 11 मिनट्स के अकॉर्डिंग जा रहा है, तो इतना बहुत लंबा हो जाएगा ये ऐसा। नहीं तो देख, मैं तो कह रहा हूँ ये क्वेश्चन आना चाहिए कायदे से 6 मार्क्स का। आपको स्पीड मेंटेन तो करनी च पड़ेगी, क्योंकि भाई मतलब आप समझ लो, जो पेपर पूरा अटेंड करता है ना लॉ का, हाथ दुख हम्म, जाते हैं उसके लास्ट तक लिखते लिखते, इतना स्पीड में उसको लिखना है। तो स्पीड तो मेंटेन होगी। अभी जब तुम लिख रहे हो ना, तो तुमको ये आदत डल रही है। फिर अपन पॉसिबली अगर कुछ मॉक टेस्ट वॉक टेस्ट मेरे को टाइम मिलेगा ना, तो मैं वो भी लूंगा तुम्हारा, उसको भी बैठ के अपन डिस्कस करेंगे, तुमको फायदा अच्छा होगा इससे, मेरा मानना ऐसा है। समझ रहे हो? थोड़ा यस सर। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्लैरिटी आती जाएगी। चलो, अब मैं तुमको ना एक चीज और बताना चाहता हूं। कुछ केस लॉज अपने को और डिस्कस करने, तो पहले वो केस लॉज पहले मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, फिर आपको लिखाऊंगा तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब जैसे कि बेटा आप लोग को मैंने बताया, कोवेनेंट रनिंग विद द लैंड एक्सेप्शन था एक, जहां पे थर्ड पार्टी भी, जैसे छोटे लाल, थर्ड पार्टी होते हुए भी केस कर सकता है। टाइम बार डेट वाला अपन ने इस पे करके ले लिया। इस पे एक बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है बेटा, वैसे तो पूरे ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट है ना, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इसके ना किसी भी पॉइंट में इंस्टीट्यूट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना रहा है आजकल। तो एक तो टाइम बार डेट वाले में एक बार बना दिया, उस पे बनता ही था। मुझे लगता है एक इस पे भी बन सकता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले में। ठीक है, तो कल अपन ने इसको ऑलरेडी डिस्कस तो कर लिया, लेकिन मैं आपसे केस लॉ इस पे डिस्कस करना चाहता हूं। एक ये केस लॉ डिस्कस करूंगा और एक और करूंगा, मतलब एक चैरिटी वाला, क्योंकि इसी के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, एक ये वाला आता है और एक चैरिटी वाला आता है। मुझे बहुत ज्यादा गट फीलिंग है कि या तो चैरिटी के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है आराम से, और या तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन वाले के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है आराम से। किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं पहले ये समझते हैं, शॉर्ट में कंसेप्ट समझते हैं, फिर आंसर लिखेंगे। ठीक है, सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से। अब जैसे कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि
एक फादर है और एक डॉटर है, ठीक है। अब इसको मैं इंस्टाग्राम के मीम वाले लैंग्वेज में बोलूं तो पापा की परी है एक, ठीक है, और एक पापा है, बराबर है क्या। अब पापा की परी जो है, पापा अपनी परी को एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर, हाँ कीर्तन जी आ गए, स्कूटी स्कूटी सब बता रहे हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी, भाई छोटी छोटी चीज क्या गिफ्ट करेंगे। तो अब देखो सीधी सी बात है, जो पापा की परी है वो पापा को कुछ देगी तो नहीं, डेफिनेटली पापा ही देंगे उसको जो देंगे। अपने को यहाँ पे चार चीज अपने को देखनी है। अगर ये राइटिंग में है ये वाला एग्रीमेंट, अगर ये रजिस्टर्ड है, अगर ये आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन है, और अगर ये नियर रिलेशन में, ये चार चीजें होगी तो फिर ये एग्रीमेंट बिना किसी कंसीडरेशन के भी वैलिड होगा। तो सर कंसीडरेशन यहाँ पे कौन नहीं दे रहा है? डेफिनेटली डॉटर की तरफ से फादर को कोई कंसीडरेशन तो आने वाला नहीं है, बराबर है क्या। जो दे रहे हैं पिताजी दे रहे हैं, बराबर है क्या। तो अब अपने को यहाँ पे चार चीज देखनी है। पहला, अगर ये एग्रीमेंट पिताजी राइटिंग में करते हैं, इसको रजिस्टर करवाते हैं, प्रेम मोहब्बत में दे रहे हैं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन क्योंकि उनके लड़की है, और साथ साथ में नियर रिलेशन है। यस एवरीबॉडी, यस एवरीबॉडी, नियर रिलेशन भी है। ये चार चीज अगर पूरी हो जाती है तो डेफिनेटली ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा बिना किसी कंसीडरेशन के भी। और कल को अगर पापा इस गिफ्ट डीड को एग्जीक्यूट करने के बावजूद भी अगर प्रॉपर्टी नहीं देते हैं तो बेटी फिर भी इस प्रॉपर्टी को मांग सकती है क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड है। यस एवरीबॉडी, यस और नो। अब फर्ज कीजिए, मान लीजिए कि ना फादर ने ये चीज राइटिंग में तो करवाई, दोनों नियर रिलेशन में तो है ही है क्योंकि एक पापा है और एक पापा की परी है, और डेफिनेटली लव एंड अफेक्शन भी यहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। लव एंड अफेक्शन भी यहां पे प्रेजेंट है, बराबर है क्या। तो ये लोग जब रजिस्टर करवाने जा रहे थे इसको, तो जब रजिस्टर करवाने जा रहे थे, रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट ना पेंडिंग हो गया क्योंकि पापा की परी चला रही थी गाड़ी और एक जगह जाके घुसा दिया गाड़ी को, बराबर है। तो पापा तो चल बसे, बेटी बची हुई है अभी, ठीक है। पापा की परी बची हुई है, पापा की परी बची हुई है, पापा चले गए हैं, पापा भी नहीं रहे दुनिया में। अब पॉइंट ये है, हॉस्पिटल से जब रिकवर हुआ तो बेटी को ये डॉक्यूमेंट मिला जिसमें राइटिंग में ये लिखा था कि बेटा मैं तुमको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूं, नियर रिलेशन तो था ही, प्यार में ही दे रहा था। अब ये पापा की परी पापा के परे को बोलती है, परा कौन, लड़का, कि बोले ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे हक मेरा है। तो पापा का परा बोल रहा है कैसे तेरा हो गया, तो बोले पापा ने मेरे को गिफ्ट किया है, बोले ये देख राइटिंग में, ये देख नियर रिलेशन, ये देख नेचुरल, कंसीडरेशन की भी जरूरत नहीं है, बराबर है क्या। अब ये प्रॉपर्टी मेरी है, इस पे तेरा कोई भी हक नहीं है। प्रश्न ये आता है कि क्या इस रिटर्न डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डॉटर क्लेम कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है और ये मेरा ही हक रहेगा इस पे? आंसर नहीं है सरासर, बिल्कुल। क्यों सर, रजिस्ट्रेशन कहां हो पाया था सर, पापा की परी ने तो एक जगह गाड़ी डाल दी थी सर, तो पापा चल बसे सर, रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं। तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ यानी कि प्रॉपर्टी अभी तक मिली नहीं है। हेलो, क्योंकि एग्रीमेंट वैलिड तब होगा जब रजिस्टर होगा। एक ये वाला क्वेश्चन बेटा। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, इसको ध्यान से समझ के लीजिएगा। मान लीजिए यहां पे फादर की जगह हस्बैंड है और यहां पे डॉटर की जगह वाइफ है। इन दोनों के बीच में एक कुछ आपसी विवाद हो गए। विवाद में अपन ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, हस्बैंड वर्मा जी की बीवी के साथ चक्कर चलाता है, वर्मा जी पड़ोसी उनका, बराबर है क्या। अब इस बात से विवाद हो गया, लेकिन हस्बैंड वाइफ का ऑलरेडी एक पापा की परी है। अब पापा की जो परी है और मम्मी की जो परी है, इसके भविष्य के लिए ये लोग अलग नहीं होना चाहते कि भाई बच्ची को कौन संभालेगा, समझे क्या। हस्बैंड तो खुश हो जाएगा, बोले चलो वर्मा की बीवी को लेके भाग जाएगा, ये डॉटर का क्या होगा, बराबर है क्या। तो इसकी वजह से ये लोग डाइवोर्स नहीं ले रहे। समझ में ही क्या बात। अब इनके बीच पे एक समझौता होता है। समझौता ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ को बोलता है और दोनों म्यूचुअली एग्री करते हैं
भैया मैं तेरे को एक दूसरा घर ले देता हूं, मैं वहां पे तेरी डॉटर को भी वहीं रखेंगे, तू भी वहीं रहेगी, तेरा लालन पालन राशन वाशन घर वर सब अलग अलग कर, छुट्टी रहे, सीधी सी बात। क्योंकि अब पता है अब ट्रस्ट खत्म हो गया, हस्बैंड को रहना है वर्मा की बीवी के साथ, सिल्की के साथ, बराबर है क्या? ऐसे ये लोग समझौता कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, रंगीन ख्यालों का हस्बैंड है, ऋषभ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अब इनको अलग अलग रहना है, बराबर है क्या? ठीक है। अरे आजकल बहुत ऐसे हस्बैंड है भाई, मतलब रंगारंग है, रंगीन तो कम वर्ड हो जाएगा, एकदम रंगारंग है। सुनना, मैं बताऊंगा तो तुम्हारे जमीन खसक जाएगा, तुम्हारे पैरों तले। थोड़ा सा भारी हो गया है, मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती इसलिए बता रहा हूं तुमको, सुनना, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है मेरे भाई और बहनों, इनने ये चीज राइटिंग में की, इनने ये चीज डेफिनेटली नियर रिलेशन में है, बराबर है क्या? इसको डेफिनेटली रजिस्टर भी करवा के लिया। प्रश्न ये आता है, ये जो एग्रीमेंट है क्या ये वैलिड होगा? क्योंकि वाइफ को जो घर मिला उसके लिए वाइफ ने कुछ पे नहीं किया, तो क्या ये एग्रीमेंट वैलिड होगा? मुझे ये बताइए, क्यों नहीं होगा एग्रीमेंट वैलिड? राइटिंग में भी था, नियर रिलेशन में भी था, रजिस्टर्ड भी था। सर ये प्रेम मोहब्बत में नहीं था सर, ये समझौता था सर, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन में नहीं था सर, ये मिसिंग था सर, तो ये एग्रीमेंट वैलिड नहीं होगा सर। जब आप प्रेम प्यार से रहते हो ना सर तो वैलिड होता है, अन्यथा ये वैलिड नहीं होता, बराबर है क्या? एक तो ये पॉइंट, एक ये वाला रजिस्टर नहीं हुआ तो भी नहीं मिलेगा, ये साला हो गया, ठीक है। तो तीन टाइप के केस स्टडी इसमें बन सकते हैं, एक तो ये फादर डॉटर वाला, एक कब नेचुरल लव एंड अफेक्शन था और कब नहीं था तब, ठीक है। अब इसी में एक चीज और आती है, मेरी बात को ध्यान से समझना बेटा आप लोग, ठीक है। इस पे एक चीज और आती है, पता नहीं मेरे को ऐसा, मैं बता तो रहा हूं बट इंस्टीट्यूट का इतना दिमाग चलेगा कि नहीं चलेगा मेरे को नहीं पता। एक गिफ्ट वाली चीज है, गिफ्ट में भी कंसीडरेशन की कोई जरूरत नहीं है, समझना बात को ध्यान से। जैसे कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए, ठीक है, हाँ लव में नहीं सर, सेम एग्जांपल ब्रह्मास्त्र में, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद ना मैं अभी 6:15 हो गया है, मैं एक केस स्टडी देके तुमको कंक्लूड करूंगा, कल तुम उसको लिख के लाना, बाकी हम सारी चीजें फिर कल ही लिखेंगे, ठीक है। सुनना बात को ध्यान से, एक्चुअल में 6:30 बजे मेरे को ना डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, तो मैं क्लास जल्दी छोड़ के 10 मिनट में पहुंचूंगा, मेरा गला थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है मेरे को, तो मेरे को जाना है, बट मैं कंप्लीट करके जा रहा हूँ सारी चीजें, तुमको केस स्टडी देके भी जाऊंगा, कल उसी केस स्टडी को तुम लिख के लाओगे फिर मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। सुनना मेरी बात को ध्यान से, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल कीर्तन जी, ख्याल रख रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। अब दो चीज मेरे को समझानी, एक तो गिफ्ट समझाना है और एक तो मेरे को चैरिटी समझाना है, ठीक है। सेशन चल रहा है ना अपना सेशन चल रहा है ना? हाँ, ये इधर कौन सा लॉग आउट हो गया जूम, मेरे को पता ही नहीं कौन सा जूम लॉग आउट हुआ इधर, ठीक है। सुनना, अब गिफ्ट के केस में मेरे बच्चों ध्यान से समझना, कभी तुम नाना के घर या नानी के घर जाते हो छुट्टियों में, गर्मी के समय में, बराबर है क्या? तो तुम्हारा नाना या तुम्हारी नानी तुमको लिफाफे में 500 रुपए 1000 रुपए देते हैं, बराबर है क्या? या किसी रिश्तेदार के घर जाते हो, जब पहली बार किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो आंटी जो होती है देती है 500 रुपए, आपकी मम्मी अरे भाभी जी इसकी क्या जरूरत थी, और ले भी लेते धीरे से बोल के, बराबर है क्या? तो वो गिफ्ट होता है, अगर तुम देखोगे तो, बराबर है क्या? गिफ्ट होता है क्या, उसके बदले तुम उनको कुछ देते हो क्या? कुछ भी नहीं देते, बराबर। पॉइंट ये है मेरे बच्चे, गिफ्ट वैलिड नहीं है, कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है, कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है। सर कंप्लीटेड गिफ्ट का मतलब क्या है? आपने गिफ्ट दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, इसको बोलते हैं कंप्लीटेड गिफ्ट, और ये वैलिड है। ध्यान से समझना इस बात को, कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है। लेकिन अगर आप वादा करते हो कि मैं तेरे को गिफ्ट दे दूंगा, बराबर है क्या? मैं बोलता हूं कि भैया ये वाले बैच में से जो भी 70 मार्क्स लाएगा उसको मैं आईफोन गिफ्ट करूंगा, बराबर है, ये वादा किया, प्रॉमिस टू गिफ्ट। प्रॉमिस टू गिफ्ट इज नॉट वैलिड, बट गिफ्ट गिवन एंड टेकन, कंप्लीटेड गिफ्ट, इट इज वैलिड। मतलब मैं बोला ये ले भाई तुमने 70 मार्क्स लाए, ये लो आईफोन, तुमने ले लिया, अब उस आईफोन में मेरा हक नहीं, तुम्हारा ही हक है, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो गिफ्ट गिवन एंड एक्सेप्टेड, कंप्लीटेड गिफ्ट वैलिड है, लेकिन प्रॉमिस टू गिफ्ट वैलिड नहीं है। अब मेरी बात समझना, ठीक है, ध्यान से एक बात को,
मैं केस स्टडी बना रहा हूं, मैं सोचता हूं कि इंस्टीट्यूट भी कभी ऐसी केस स्टडी बना देगा तो मजा आ जाएगा। ठीक है, समझना बात को। अब जैसे कि मान लो, जैसे कि राजेश है, राजेश 50,000 रुपए गिफ्ट कर रहा है। किसको गिफ्ट कर रहा है तुमको पता है? नेबर की वाइफ को 50,000 रुपए गिफ्ट कर रहे हैं नेबर की वाइफ को, बराबर है क्या? ठीक है, गिफ्टेड, एक्चुअली गिफ्टेड 50,000 टू नेबर की वाइफ को। ये राइटिंग में भी था, ये रजिस्टर्ड भी था। बताइए क्या ये गिफ्ट वैलिड है? बताइए क्या ये गिफ्ट वैलिड है? प्रीतम कह रहा है नहीं वैलिड है, आदित्य कह रहा है वैलिड है। राजेश तुम बताओ भाई, तुम बताओ क्या होगा? वैलिड है? तुम तो बहुत खुश हो यार, तुम तो एकदम, अरे क्या बात है यार। ठीक है, जो लोग मना कर रहे हैं मैं ना उनसे पूछना चाहूंगा कि आप क्यों मना कर रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं, मतलब क्यों वैलिड नहीं है, आपसे पूछना चाहूंगा मैं। ठीक है, अब कई लोग को ना दिमाग में आ रहा है सर उनका नियर रिलेशन नहीं है सर, नेचुरल लव एंड अफेक्शन तो होगा ही तभी ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, अरे गधो, गिफ्ट के केस में अपने को ये रजिस्टर, राइटिंग, रिटर्न ये सब थोड़ी देखना है। ये तो अपन तब देखते हैं जब पार्टी नियर रिलेशन में होती है, तो राइटिंग होना चाहिए, तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो नियर रिलेशन होना चाहिए, तो आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। गिफ्ट तो तुम अपने दोस्त को भी दे देते हो, इसने भी वैसे ही गिफ्ट किसको दे दिया? नेबर की वाइफ को। अब उसके बदले इसको क्या मिला वो राजेश को ही पता है। तुमको समझ में आ रही है क्या बात? अरे हेलो, ये कंप्लीटेड गिफ्ट है, गिफ्ट गिवन एंड टेकन। कंप्लीटेड गिफ्ट में अपने को राइटिंग, रजिस्टर्ड, नियर रिलेशन, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं देखना होता है। हेलो एवरीबॉडी। हाँ, अनुराग कह रहा है मिला तो होगा ही, अब वो क्या मिला है राजेश समझेगा भाई, हमको तो नहीं पता क्या मिला है, अभी तू देख ले भाई तेरे हिसाब से। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है गिफ्टेड, यानी कि चले गया वो। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये तो हो गई चलो एक बात। अब एक बात आती चैरिटी की, ध्यान से इस बात को समझना। चैरिटी, इसको मैं समझाना चाहूंगा अच्छे से आपको। चैरिटी के केस में भी कोई भी कंसीडरेशन की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, गौरव शर्मा कह रहे सर क्या मिला होगा? आप लोग थोड़ा सा पर्सनल बात कर लीजिएगा आपस में, क्या लेन देन हुआ होगा ये लोग बता देंगे आपस में, ऐसे पब्लिकली नहीं बताएगा, वो शर्मा रहा है वो। ठीक है, सुनना मेरी बात, समझना, चैरिटी सुनना। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है भाई, मान लीजिए कि भल्ला जी है, सृष्टि भल्ला जी है। भल्ला जी कौन से मंदिर जाते हैं आप? गुरुद्वारा जाते हैं? कहाँ जाते हैं? थोड़ा सा अनम्यूट करके बताएंगे। गुरुद्वारा ही जाते होंगे, पंजाबी च लग रहे हो, सरनेम से भल्ला हो, है कि नहीं? ठीक है, तो मान लो भल्ला जी जा रही गुरुद्वारा। ठीक है, वैसे इसको गुरुद्वारा नहीं बोलते, इसको गुरुद्वारा बोलते, मैं करेक्ट कर देता हूं इसको। ठीक है, गुरुद्वारा, ये दो अलग वर्ड हैं, कभी आराम से बात करेंगे कि क्यों गुरुद्वारा बोलते हैं। सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब गुरुद्वारा जा रही है तो वहां पे गुल्लक होती है, गुल्लक में ये चढ़ा रही 100 रुपए। ठीक है, 100 रुपए चढ़ाई, मत्था टेकी, बोले भगवान सीए बना देना जल्दी जल्दी, कितना वेट कराओगे, बहुत टाइम हो जाता है। अब 100 रुपए डालने के बाद, एक तो 100 रुपए डाल रही है, इच्छा भी मांग रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, बुरा मत मानना। तो ज्ञानी जी आए यहाँ पे, तो ज्ञानी जी से टकराई, तो ज्ञानी जी को कहती, ज्ञानी जी कह रहे गुल्लक में 100 रुपए डाले हैं, एक हफ्ते बाद आऊंगी 1000 रुपए लेके जाऊंगी गुल्लक से, बराबर है क्या? अब ज्ञानी जी पूछ रहे हैं बेटा तू मतलब दान कर रही है कि इन्वेस्टमेंट कर रही है? क्या कर रही है? मतलब 1000 रुपए थोड़ी मिलते हैं, तो ये तो दान है, ये तो बेटा, ये तो बिना श्रद्धा, ये अपनी श्रद्धा है। तो जब तुम चैरिटी करते हो तो वो उसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हो, बिल्कुल लॉजिकल बात है भाई। तुम चैरिटी कर रहे हो, एक दान कर रहे हो कि भाई इससे लंगर बनेगा, 4 लोग का पेट भरेगा, इसमें मेरा छोटा सा योगदान हो गया। तो जब आप चैरिटी में कोई पैसा दान करते हो, उसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं ना, आप उसको एक्सपेक्ट करते हो, इसको आपका बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, इसको बोलते हैं ग्रेटिट्यूड, बराबर है, जिसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। इसी प्रकार से एक केस लॉ है जो कि बन सकता है, बन सकता है क्या, बनेगा ही मुझे लगता है आज नहीं तो कल, जो आपके लिए होमवर्क है। मैं अब ये जो केस स्टडी दे रहा हूं ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको कल लिख के लाना है और फिर इसको मैं लिखवाऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा कि क्या होगा। ये हम लोग यहीं पे ही कैरेक्टर ले लेते हैं किसी का, जैसे कि ये आर्यन भाई साहब का ले लेते हैं।
अब मान लीजिए आर्यन भाई साहब है, ठीक है, ठीक, हाँ कीर्तन को भी लेंगे, अनुराग को भी लेंगे भाई, इनका भी कैरेक्टर लेंगे। एक आर्यन भाई साहब है और ना एक टेम्पल है जहां पे आर्यन भाई साहब आमतौर पे रोज जाते थे। तो पता चल रहा है कि जब टेम्पल जा रहे हैं तो बहुत सारी चीजें उखड़ी हुई है, रेनोवेशन की जरूरत है, दीवार उखड़ रही है, पानी गिरता है तो पानी का सीपेज आता है, सीढ़ियां टूटी हुई है, पकड़ने का नहीं है, सीढ़ी चढ़ने के लिए जो पकड़ना होता है ना, तो जो बुजुर्ग लोग आते हैं वो चढ़ नहीं पाते। तो इसने जब ये सारी चीज देखी तो ये ट्रस्टी से बात करने गया, टेम्पल का एक ट्रस्टी था, कि बोले ये ऐसे कैसे हालत है। तो कहते हैं कि भाई इतना दान पुण्य नहीं आता है कि हम प्रसाद के अलावा और मंदिर की और चीजों के अलावा कंस्ट्रक्शन में, रेनोवेशन में भी कुछ कर पाए, बराबर है क्या। तो आर्यन जी का दिल पिघल जाता है कि बोले इन भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। तो ये आर्यन जी प्रॉमिस करते हैं ट्रस्टी को, ये प्रॉमिस करते हैं कि आई विल, सीधा आई प्रॉमिस टू पे ₹50,000 as charity for the purpose of construction of टेम्पल बोल लो या रेनोवेशन ऑफ टेम्पल बोल लो, ठीक है। ऐसा ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं 50,000 पे करूंगा चैरिटी के। किसको प्रॉमिस कर रहे हैं? ट्रस्टी को प्रॉमिस कर रहे हैं, बराबर है क्या। अब ट्रस्टी ने क्या किया, मैं ऊपर लिख दूं क्या ये चीज, कि चलो यहीं लिख देता हूं, समझिएगा। अब ट्रस्टी ऑन फेथ ऑफ प्रॉमिस ऑफ आर्यन employed some labor for renovation. Later, Aryan denied to pay ₹50,000, बराबर है। कंस्ट्रक्शन हो गया, अब ट्रस्टी पैसा मांग रहा है तो ये डिनाई कर रहा है। क्यों डिनाई कर रहा है? बोले मैं जो ये पैसे दे रहा हूं 50,000 रुपए, उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है, मैं जो पैसे दे रहा हूं उसके बदले तुम मुझे क्या दे रहे हो, बराबर है क्या। ये कह रहा है कि मेरे को बदले में कंसीडरेशन क्या मिल रहा है, इसके लिए मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। एक इस पे तो आपको यहां पे पहला क्वेश्चन मेरा, अब क्वेश्चन शुरू हो रहा है, ये तो फैक्ट था। पहला क्वेश्चन, व्हाट रेमेडी इज अवेलेबल टू ट्रस्टी, ये पहला, एज पर प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये पहला क्वेश्चन बेटा, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन मेरा, विल योर आंसर बी डिफरेंट, विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ ट्रस्टी हैज not employed any labor yet for renovation of temple। क्या आपका आंसर डिफरेंट होगा अगर ट्रस्टी ने अभी तक किसी लेबर को अपॉइंट नहीं किया है कंस्ट्रक्शन या रेनोवेशन ऑफ टेम्पल के लिए? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? रश्मि जी समझ में आ रहा है बेटा मेरी खूबसूरत सी राइटिंग? आप बहुत सिंसियरली देख रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है, चलिए। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपको लिख के लाना है पहले खुद से चैरिटी वाले पॉइंट में, इसको फिर मैं लिखवाऊंगा कल आपको, ठीक है। और ऐसे करके अपना जो सेकंड वाला यूनिट है ये यहाँ पे कंप्लीट होएगा। तो सेकंड वाले यूनिट में अगर आप देखोगे तो एक केस स्टडी ये हो जाएगी, एक टाइम बार डेट वाली अपन ने कर ली, एक अपन ने बहुत भारी की कर ली जिसमें चिन्नैया वर्सेस रमैया भी आ गया, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी आ गया, बराबर है क्या। थर्ड में अपन फिर कल बढ़ेंगे, तो तुमको थर्ड की एक और केस स्टडी दूं क्या? 2 केस स्टडी लिख के लाओगे क्या, कि एक ही लिखोगे? 2 लिखोगे कि एक लिखोगे? तुम बताओ, 2 लिखो, 2 करवाऊं?
चलो ये करके लाओ, कल अपन फिर दूसरी करके लेंगे, मतलब मैं और होमवर्क दे दूंगा, ये वाली करके लाओ। मैं जाता हूँ अभी डॉक्टर के पास, 6:30 का अपॉइंटमेंट, तब फिर मेरे को थोड़ा सा लेट करवा देगा वो, नहीं तो ठीक है। जाओ भाई, आपकी इजाजत हो तो। हाँ जी, चलिए। क्या पी रहे हो दिनकर जी आप? चाय पी रहे हो कि कॉफी? अरे शर्मा रहे हो यार, चाय का कप भी रख दी, पी क्या रहे हो तो बताओ। अच्छा टाइप करके बता रहे हैं, रम पी रहे हैं कह रहा है ऋषभ, ठीक बात है। लाल चाय पी रहे हैं एक जने लिख रहा है, दिनकर लिख रहा है चाय पी रहे, ठीक है। चलिए शुक्रिया, बहुत मजा आया मेरे को आप लोग के साथ। ऐसे ही आप लोग को देख के पढ़ाने में ना मेरे को ऐसा फेस टू फेस का फीलिंग आता है। कई ठो तो नालायक है बैक बेंचर्स लोग, कैमरा ही बंद किए रहते, पता नहीं क्या पीछे देखते रहते। देखो कितने सुंदर तरीके से सब चेहरा दिखा के, देखो रश्मि जी को एकदम बड़ा हेडफोन लगा के, भल्ला जी सामने है, निकिता जी देखो लाइब्रेरी में पीछे आते जाते लोग दिखते रहते हैं। तुम लोग कहाँ छुप के बैठे रहते हो यार कैमरे में। निखिल भी है देखो सर, बोले मैं भी हूँ। चलिए चलिए, ख्याल रखिए आप लोग का, बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कीजिए। हम लोग कल सेम टाइम में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय बाय।